हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 5th लेसन कंप्लीट करा दिया था और इस लेक्चर में मैं आपको जो हमने 5वां लेसन पढ़ा था अपना संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या आपको लेसन का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आपको लेसन का क्या इम्पोर्टेंस है और लेसन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आउटकम भी पता चलता है कि हमने जितना पढ़ा है उतना हमें याद है या नहीं है, या किस चैप्टर पे हमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार किससे लिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैं प्रीवियस पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन रिवीजन हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यूएस के संविधान से। यूएस में सबसे पहला किसी संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था, तो सबसे पहले यूएस के संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा गया था। मैं आपको प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना चाहिए या पारित होना अनिवार्य है। यानी कि नए राज्य सृजित करने से संबंधित जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए, यानी उसके लिए कौन कौन से किस संवैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। तो संसद में साधारण बहुमत, उसके साथ कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ये वाला विधेयक जो है वो किस तरीके से पारित होगा। इसको सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और सही आंसर होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। बाई चांस किसी बच्चे का आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो गया तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे और समझेंगे कि आपका आंसर क्यों गलत हुआ। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब साधारण बहुमत होता है तो उसमें राज्यों के 2/3 अनुसमर्थन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब बहुमत विशेष बहुमत जब होता है, जब विशेष प्रक्रिया को अपनाते हैं उसी में 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ती है। साधारण बहुमत में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहले तो ये मैच ही नहीं कर रहा, पहली बात तो यहाँ ये मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब विशेष बहुमत हो और उसके साथ किन्हीं प्रावधानों में राज्य के अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये तो दोनों सिमिलर ही नहीं है। पहला आंसर तो हमारा यूँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में ही मैच नहीं कर रहे हैं। साधारण बहुमत के साथ भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि साधारण बहुमत के साथ आप 2/3 राज्यों का बहुमत लें। पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन, ये विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन, ये भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये आंसर भी नहीं है हमारा। तो आंसर क्या है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। मैंने आपको आर्टिकल 4 पढ़ाया था, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या आता है, विशेष बहुमत और 2/3 राज्यों से या आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, अनुसमर्थन। तो आर्टिकल 368 से जब वो बाहर हैं तो ये तो आंसर सारे गलत हो जाएंगे, और आंसर सही कौन सा होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, जो कि आर्टिकल 4 कहता है कि 300 आर्टिकल 368 के बाहर होगा। राज्य में जो भी परिवर्तन होगा इसके बाहर होगा। इट मीन्स साधारण प्रक्रिया द्वारा होगा या सामान्य प्रक्रिया द्वारा होगा। तो सामान्य प्रक्रिया संसद में साधारण बहुमत द्वारा। समझ आ गया। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना, ये फिर प्रीवियस क्वेश्चन इन्होंने लगा दिया, पढ़ लो। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना है। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। मैंने आपको बताया था बेरूबारी केस 1960 में हुआ, जिसमें प्रस्तावना को भाग स्वीकारा नहीं गया।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती 1973 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो इसका आंसर केशवानंद भारती विवाद। बीच में टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं वो। भारत में राज्यों के पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है कि किस वर्ष राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके आधार पर हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। तो किस वर्ष किया गया ये पूछा है यहाँ पर। तो इसका आंसर सभी को देना है कि किस वर्ष पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस वर्ष किया गया था? 1956 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। ठीक। 1955 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, यानी अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की कि इस आधार पर आप राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। और 1956 में भारत सरकार ने 7वें संविधान संशोधन द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज का निर्माण किया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। समझ आया कि क्यों 1956 मार्क किया हमने? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश को किस वर्ष राज्य के रूप में गठित किया गया? आंध्र प्रदेश पहला भारत भाषाई आधार पर गठित राज्य था। तो किस वर्ष आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस वर्ष हुआ? 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये तो विभाजित भारत का जब विभाजन हो गया या भारत की स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आपको पता है कि इससे पहले भी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भी एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। कौन सा राज्य था? किसी को मालूम है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था या भारत की स्वतंत्रता हमने प्राप्त नहीं की थी, तो उससे पहले भी भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था। कौन सा? 1936 में। 1936 में कौन सा राज्य का गठन किया गया था? उड़ीसा। अविभाजित भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ वो उड़ीसा था 1936 में। विभाजित भारत या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य का गठन पहली बार भाषाई आधार पर हुआ? तो वो था आंध्र प्रदेश 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में, 53। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, अभी प्रीवियस पढ़ा। आंध्र प्रदेश। सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश। किसने अनशन किया था आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए? किसने अनशन किया था? मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था। कमेंट करके बताएंगे कि किसने अनशन किया था जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, क्योंकि उससे पहले जितनी भी समितियां गठित की गई थी उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के निर्माण को मना कर दिया था या उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उनके अनशन की वजह से आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा और कौन से सन में सह राज्य बनाया गया, भारत का सह राज्य बनाया गया, और ये भी बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया। सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया, एसोसिएटेड स्टेट या सहयोगी राज्य बनाया गया। पहले तो आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। ठीक, उसके बाद
35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, क्योंकि सिक्किम एक विदेशी राज्य था और इसे भारत संघ में शामिल किया गया इसके बाद संशोधन करके। और आर्टिकल 2 किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करने से संबंधित है। इसलिए सिक्किम को जो शामिल किया गया आर्टिकल 2 के तहत किया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? जब मैं आपको पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसके तहत उसे एसोसिएटेड स्टेट यानी सहयोगी राज्य बनाया गया, सहयोगी या सह राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद 1975 में 37वें संविधान 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36 बोलते हैं इसको, 36 पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? सिक्किम को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? अगर भारत संघ में किसी राज्य को शामिल करना है तो संविधान ने ये शक्ति किसको दी है कि कौन भारत में नए राज्यों का गठन कर सकता है? ये शक्ति किसको दी गई है? इसमें 2 ऑप्शन मिस कर दिए हैं। आंसर करेंगे। किसको दी गई है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? किसको दी गई है? संसद को दी गई है। आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन करे, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करे, जिसमें घटाना और बढ़ाना दोनों शामिल हैं। फिर उसके बाद नामों में परिवर्तन कर सकती है और ये करेगी सामान्य बहुमत के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये नहीं को ना ध्यान से पढ़ना है, कई बार हम सही है के चक्कर में नहीं को भूल जाते हैं और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सही नहीं है, इसको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसके उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमा और नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और मैंने इसको अच्छे से समझाया है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? संविधान विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक, संसद विधि द्वारा संसद को तो शक्ति प्राप्त है नए राज्यों का निर्माण करने की, तो पहला आंसर हमारा सही हो गया। इस प्रावधान की विधि में
संविधान की पहली अनुसूची तो राज्य से संबंधित है, राज्य और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। आपको पता है राज्य में कोई भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। जब राज्य में कोई भी परिवर्तन होगा, राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, तो इट मीन्स उस राज्यसभा में भी तो परिवर्तन हो जाएगा। राज्यसभा में जो मेंबर गए हैं उनकी सदस्यों में भी तो परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाता है। पहली अनुसूची तो राज्यों से संबंधित है ही, लेकिन चौथी अनुसूची में भी परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि राज्यों में होने वाला परिवर्तन उसकी सदस्यता, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्य का, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए चौथी अनुसूची में भी संशोधन का प्रावधान है। ठीक, तो ये वाला आंसर भी हमारा ठीक हो गया। फिर इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसको उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाना है। आपको पता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति की पूर्व सूचना मतलब राष्ट्रपति को पहले बताया जाएगा कि हम इस राज्य में परिवर्तन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति उस राज्य की विधानमंडल में उनका मत जानने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करके मत जानने के लिए वो प्रस्ताव भेजते हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उनका राज्य विधानमंडलों के मत को मानने के लिए, लेकिन भेजा जाता है। तो आंसर 4 भी सही हो गया। आपको मैंने बताया था इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन से संविधान संशोधन समझा जाएगा, जबकि आर्टिकल 4 कहता है कि इस तरह का जो भी संशोधन किया जाएगा वो 368 से बाहर है, अनुच्छेद 368 से बाहर है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा आंसर? ये वाला गलत हो जाएगा। और राइट कौन सा है पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर 3, क्योंकि इस तरह के संशोधन आर्टिकल 368 से बाहर है। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, उसके नाम, उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कथन और कारण, यानी आर्गुमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या भारत संघ नहीं है और किसी भी राज्य में परिवर्तन उसकी अनुमति के बिना करने का प्रावधान है संसद को, ये पूछा है इसमें। इसका आंसर तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसका आंसर है 4, ये गलत है। अगर आप क्वेश्चन को ना भी पढ़ें तो भी ध्यान से देखो, भारत एक संघ नहीं है, जबकि आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। पहले ही अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? भारत संघ नहीं है। तो स्टेटमेंट ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आर्गुमेंट गलत है। इसके बाद किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना संसद कर सकती है। तो ये सही है, ये वाला गलत है। तो आंसर ए गलत है, आर सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैंने आपको अभी भी रिवाइज कराया है, इसका आंसर सबका सही होना चाहिए। अभी रिवाइज कराया है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1953, 1953 में। कौन से आयोग की? इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, इसीलिए इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं और राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1953 में, जिसमें इसने 1955 में अपनी रिकमेंडेशन या संतुतियां प्रस्तुत की थी भारत सरकार के सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सही है? इस बार सही नहीं पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही है पूछा है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिटावी सीतामरैया की अध्यक्षता में
कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है, अच्छे से पढ़ाया है कि किसने क्या कहा था, कौन सी कमेटी कब बनी थी और किसने क्या रिकमेंड किया था। और यूनियन ऑफ स्टेट को तो इसको मैं आपको ज़्यादातर हर लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ। तीनों ठीक हैं। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है और भारत संघ किसी भी राज्य के मध्य समझौता नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। इसके धर्म ने प्रशासनिक सुविधा पर अधिक बल दिया था, बशर्ते बनिस्बत किसके, भाषाई आधार पर। मतलब भाषाई आधार को उन्होंने नकारा था और प्रशासनिक सुविधा पर बल दिया था। ऐसे ही पंडित नेहरू जो JVP समिति बनी थी ना, JVP समिति, उसने भी भाषा के राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार मानने के पक्ष में नहीं थे। तो तीनों सही हैं, ये तीनों स्टेटमेंट तीनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी तीनों। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, यह भी मैंने बताया आपको संसद में। आई होप आपको सारे आर्टिकल 1 to 4 अच्छे से याद हुए होंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, राज्यों का यूनियन, फेडरल नहीं है, जबकि फेडरेशन संघ को ही कहते हैं, लेकिन हमारे भारत में क्या यूज़ किया गया है, यूनियन। फेडरेशन का मतलब होता है संघीय, यूनियन का मतलब होता है संघ। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ, और व्यवस्था कैसी है हमारी, संघीय। यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। अगर नए राज्य का हम गठन कर रहे हैं तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, किस अनुसूची में किया जाएगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची राज्यों के गठन से संबंधित है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका शासन केंद्र द्वारा चलाया जाता है। कौन चलाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है, राज्यों में तो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो राष्ट्रपति के आधार पर वहाँ का शासन चलाते हैं। तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, लेकिन शासन किसके हाथ में होता है, असल शक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, और विदेशी राज्यों को अगर शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया। अच्छे से चैप्टर को समझना है, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।